जय श्री राम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्लास 12th का, जिसमें हम स्टडी करेंगे आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले प्लैंक्स में अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी की हेल्प से हमें ये पता चला कि लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टीनी पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉल टीनी पैकेट ऑफ एनर्जी। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था फोटोन के बारे में, वहां से इसको अच्छे से समझ सकते हो कि पैकेट ऑफ एनर्जी क्या होता है। जैसे हवा को हम गुब्बारे में भर देते हैं, ठीक है। हवा तो पार्टिकल की तरह हम ट्रीट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही गुब्बारे में भरी उसको हमने पार्टिकल की तरह ट्रीट कर दिया कि एयर इन द बलून। तो इसी तरह एनर्जी इन द पैकेट, बट एक्चुअल में वो पैकेट नहीं है, ठीक है। वो एक एनर्जी, एक स्पार्क की तरह है। तो यहाँ पे फोटोन वाले लेक्चर से इसको अच्छे से समझ सकते हो। लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टीनी पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा या फिर फोटोन, क्वांटा या फिर फोटोन बोलते हैं, जिसकी एनर्जी किसके इक्वल होती है, एक फोटोन की। एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर हम एक फोटोन की बात करेंगे, सिर्फ एक फोटोन मतलब एक स्पार्क की, तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और अगर बहुत सारे फोटोन फॉल हो रहे हैं तो यहाँ पे बात हो जाएगी एनर्जी एन एच न्यू। कैपिटल एन, स्मॉल एन नहीं, कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। क्लियर। तो अभी देखो, जो आइंस्टीन ने अपनी फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ई किसके इक्वल हो जाएगी, अगर हम एक मेटल के ऊपर एनर्जी को फोल्ड करवा रहे हैं तो वो एनर्जी होगी ई। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने मेटल पे फोल्ड करवाई है तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे ई, ठीक है। उसके बाद ये जाएगी और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बाउंड है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगाएगी उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। प्लस फिर अब इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहा है, अगर ऊपर वाली सरफेस से है ना तब तो कोई दिक्कत है नहीं, बट अगर वो बिल्कुल नीचे से आ रहा है या बीच की लेयर्स में से आ रहा है तो उसको बीच की लेयर्स में से ऊपर तक आने में कोलिजन करना पड़ेगा। और जैसे ही कोलिजन किया कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई, तो यहाँ पे हम वेस्ट एनर्जी बोल सकते हैं या फिर कोलिजन एनर्जी बोल सकते हैं। वेस्ट एनर्जी इन कोलिजन बोल सकते हो। प्लस अब वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो अब क्या उसके पास एनर्जी बचती है, इस मेटल से दूर भागने के लिए भाग जाएगा वो इस मेटल से दूर, तो ये दोबारा से मेटल पकड़ के वापस से ना अपने अंदर ले ले। तो जैसे ये दूर गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे चैप्टर के अंदर हम वेस्ट एनर्जी जीरो कंसीडर करते हैं, कि जो हम कंसीडर करके चलते कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सरफेस से निकल रहे हैं, ठीक है। अगर सरफेस से निकलेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी फिर मैक्सिमम हो जाएगी, कि इससे ज्यादा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इतनी एनर्जी के साथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम वेस्ट एनर्जी को जीरो कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, एनर्जी वर्क फंक्शन को लेफ्ट साइड ले जाओ माइनस वर्क फंक्शन। अब इसमें न्यूमेरिकल आएंगे, बहुत अच्छे खासे वाले न्यूमेरिकल, जिनको देख के माइंड ब्लैंक हो जाएगा ना, जिसने उस टाइप के क्वेश्चन पहले नहीं किए। इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, इजी हैं, बट
दिखने में टफ लगेंगे, बाकी बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ एम वी स्क्वायर, नहीं वी मैक्स। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि कोलिजन जो वहां पे वेस्ट एनर्जी हुई है वो जीरो है और इलेक्ट्रॉन बाहर की सरफेस से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब जितनी एनर्जी है टोटल एनर्जी में से सिर्फ और सिर्फ वर्क फंक्शन वाली एनर्जी ही कंज्यूम हुई, बाकी सारी एनर्जी बच गई। तो इसका मतलब उसके पास मैक्सिमम एनर्जी बच गई भागने के लिए, कि उस मेटल से दूर भागने के लिए मैक्सिमम एनर्जी है। इसलिए इस काइनेटिक एनर्जी को हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और उसकी स्पीड को मैक्सिमम स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो अगर इसमें से हम यहां से ना कुछ न्यूमेरिकल्स बनेंगे, इसलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा और खोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी की जगह मैं सी बाई लैम्बडा लिख सकती हूँ और न्यू नोट की जगह सी बाई लैम्बडा नॉट। तो यहां से एच सी कॉमन 1 बाई लैम्बडा माइनस 1 बाई लैम्बडा नॉट वी मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये काइनेटिक एनर्जी है ई वी नॉट, और वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि अभी नहीं समझ आएगा क्या है, नेक्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर होगा। ये जस्ट वैसे लिखवा दिया कि ये भी हो सकता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर? वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, लेकिन ये फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी पता है। कहां से? फर्स्ट यूनिट से। एनर्जी किसकी इक्वल होती है? चार्ज। वर्क डन किसके इक्वल होगा? फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा हुआ वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी वही है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस या इंटू पोटेंशियल लगा लो। वर्क डन मतलब एनर्जी, और यहाँ पे एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हो गया। ये थी हमारे पास आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इजी है बिल्कुल। अब इसके लॉज पढ़ते हैं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नोट डाउन कर लिया? देखो नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसके 4 लॉज हैं। सबसे फर्स्ट लॉ सिंपल से 4 लॉ है। इसमें इन्होंने बोल दिया कि अगर हमारे पास, देखो या तो फ्रीक्वेंसी से कर लो या इंटेंसिटी से। बुक में इंटेंसिटी से दिया तो हम इंटेंसिटी से ही शुरू कर देते हैं, कोई जरूरी नहीं अगर लो आगे पीछे हो गए। इंटेंसिटी डायरेक्टली देखो, एक तरह से हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेटल पर जब हमने फोटॉन्स फॉल करवाए हैं तो जितने फोटोन फॉल होंगे क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? क्या लाइट की फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट होगा फोटोन के निकलने पे? तो यहाँ पे हमें इसको ये वाला पॉइंट स्टडी करना है। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। इंटेंसिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया। देखो इंटेंसिटी में क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स। वैसे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, एक तरह से बट समझ लो नंबर ऑफ फोटॉन्स ही है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा फोटोन फॉल होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। पर क्या वो नंबर सेम होगा? अगर हम बोले कि 25 फोटोन फॉल हो रहे तो क्या वो 25 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। जो फोटोन का नंबर है और इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं होता। बट हाँ, अगर फोटॉन्स गिर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कम निकलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मे बी जो ये फोटोन फॉल हो रहे उनकी एनर्जी बस थोड़ी सी वर्क फंक्शन से हल्की सी ऊपर है और वो सरफेस के नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने लग गई, तो नीचे एनर्जी चलेगी, इलेक्ट्रॉन निकले
क्यों चली जाएगी नीचे, ऊपर से क्यों नहीं निकले। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा ना, ये लाइट गिर रही है, सरफेस पे गिर रही है, तो वो नीचे जाएगी क्यों, सरफेस के सारे इलेक्ट्रॉन को उड़ा के फिर जाएगी अंदर। तो बट एटम के अंदर तो मोस्टली स्पेस खाली होता है, और इसमें है क्या, एटम ही तो है, हमें दिख रहा है ये सॉलिड है, बट इसके अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी ऑर्बिट में। अगर हम बहुत ही हाई रिजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें बहुत सारा स्पेस खाली दिखेगा, हमें ऐसा लगेगा कि हम पता नहीं क्या पकड़े हुए, मार्कर नहीं है, इसमें बहुत सारा स्पेस खाली भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो खाली स्पेस से होते हुए लाइट चली गई नीचे, नीचे चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया मान लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊपर की तरफ आएंगे तो वो क्या करेंगे, कोलिजन को फेस करेंगे, और मे भी उनकी एनर्जी खत्म हो जाए, कोई इलेक्ट्रॉन निकले ही ना। तो जरूरी नहीं है निकले, बट हाँ हो सकता है, पॉसिबल है कि जितने फोटोन गिरेंगे नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे। और अगर तुम्हें ये पॉइंट समझ नहीं आया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी समझ नहीं आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से डिफरेंस समझोगे कि नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं उसकी इंटेंसिटी के ऊपर। अगर यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसे इलेक्ट्रॉन्स का इतना कोई लेना देना है नहीं। अभी डिफरेंस अभी क्लियर करवाऊंगी। पता चल गया कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड पॉइंट, अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, अगर फॉलिंग फ्रीक्वेंसी जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इसका मतलब देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, h nu माइनस h nu नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम हो गई तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स negative. If frequency is less than threshold frequency, that means according to laws of photoelectric emission या फिर according to Einstein photoelectric equation, kinetic energy becomes negative, which is not possible. ये इंग्लिश में जो मैंने बोला है इसका अंदर ये तुम लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि थ्योरी अब तुम सिर्फ मैथमेटिकल टर्म तो लिखोगे नहीं, तो जो मैंने बोला है इसको लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे, इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन photoelectric equation kinetic energy becomes negative, which is not possible, which is not possible। तो इसका मतलब क्या होगा, that means no फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट को इलेक्ट्रॉन एमिशन बोल सकते, दैट मीन्स देयर इज नो इलेक्ट्रॉन एमिशन, वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। क्लियर, अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे। ठीक है, इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन इलेक्ट्रॉन मे एमिट, कंपल्सरी नहीं है, अभी बताना क्या पता थोड़ी सी ज्यादा, बिल्कुल हल्की सी, तो अगर थोड़ी सी ज्यादा नीचे चली गई तो वो कोलिजन में वेस्ट हो जाएगी, निकला इलेक्ट्रॉन बट सरफेस तक आया नहीं तो हमें दिखा नहीं, जो हमें दिखा नहीं हम उस पर विश्वास क्यों करें कि निकल रहा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि मे इलेक्ट्रॉन मे एमिट। क्लियर, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट में हम यहाँ पे देखेंगे कि यही वाला है थर्ड पॉइंट वैसे तो, कि फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से देन इलेक्ट्रॉन मे एमिट, एंड व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट photon increases,
then kinetic energy of emitted electron also increases. ये increases का symbol है short में, also increases मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो रही है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्यों? देख रहे हैं ना हम, ये तो फिक्स है। देखो थ्रेशोल्ड तो एक तरह से एमआरपी है, फिक्स है। अगर हम दुकान पे गए 100 रुपए लेके, मम्मी ने 100 रुपए दे दिए, बोले कि ये सामान लो बाकी रुपए तेरे, तो अगर हमने जो सामान लिया वो 60 रुपीज का, तो हमारे पास कितने बच गए? 40 रुपीज। अगर मम्मी ने दिए होते 200 रुपीज वही सामान लाने के लिए, अगर वही सामान 60 रुपीज का, फिर से हमारे पास कितने बच गए? 140 रुपीज। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो हमारे पास बच रहा है वो बहुत ज्यादा बच रहा है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन में एमिट, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से किस पे फर्क पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये बात अभी जो मैं बोल रही हूँ समझ नहीं आई और तुम्हारा ध्यान मेरी बात पे अच्छे से नहीं गया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ नहीं आएगा। ओके, ध्यान से देखो, इंटेंसिटी के बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ज्यादा फ्रीक्वेंसी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे? नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी ही डिसाइड कर सकती है, ठीक है। और उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये कौन डिसाइड करेगा? उसकी फ्रीक्वेंसी, फॉलिंग फ्रीक्वेंसी, फॉलिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फॉलिंग फ्रीक्वेंसी। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अगर यहाँ पे हम बोले कि इंटेंसिटी के बढ़ने से क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे कितनी हाई इंटेंसिटी ले लें, काइनेटिक एनर्जी पे कुछ खास सा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। खास सा क्या, बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ेगा, समझ लो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि इंटेंसिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ता है और फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी पे। अगर ये दो पॉइंट क्लियर है तो ही नेक्स्ट लेक्चर समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। क्लियर? ओके, चलो देखो नेक्स्ट नोट कर लो। हो गया? देखो अब हमारा फोर्थ लॉ है टाइम लैग के ऊपर। मतलब जब कोई भी फोटोन इलेक्ट्रॉन पे फॉल हुआ तो यहाँ पे कौन सा कोलिजन होगा? कोलिजन होगा इलास्टिक कोलिजन। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे फोटोन गिरा इलेक्ट्रॉन पे, चाहे वो सरफेस पे या इनर वाले अंदर की तरफ हो, तो फोटोन अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देके वहां से एकदम से बाहर हो जाएगा। सारी एनर्जी फोटोन एकदम से दे देगा और इलेक्ट्रॉन एकदम से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई टाइम लैग नहीं है। जैसे फोटोन गिरा इलेक्ट्रॉन बाहर, हमें दिखेगा नहीं, फोटोन ऐसे दिखेगा हमें आता हुआ कि फोटोन गिरा और इलेक्ट्रॉन निकला, फोटोन गिरा और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ऐसा नहीं कि फोटोन गिरा, अच्छा ठीक है इलेक्ट्रॉन निकला, नहीं। जो हम देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग फोटोन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। फोटोन सरफेस पे गिरा, इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन निकल गए। हमारे अकॉर्डिंग तो वो पहले ही निकल जाएंगे, हमें दिखेगा कि वो तो पहले ही निकल गए, ठीक है। बट एक्चुअल में गिरा, एनर्जी दी और निकल गया। यहाँ पे देखो कितना टाइम लगेगा, मतलब कितना हम टाइम लग मान सकते हैं। कल वाले लेक्चर में हमने बताया था 10⁻⁻10 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे when photon falls on an electron then it transfers its whole energy
at once to electron with no time lag. Time lag and their collision is इलास्टिक। अब इस लाइन को तुम कहीं पर भी फिट कर सकते हो कि उनका कोलिजन इलास्टिक होगा कि when photon falls on electron then elastic collision takes place and photon transfer its total energy to electron with no time lag, hence there is no time lag of इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन के एमिशन में कोई टाइम लैग नहीं होगा और यहाँ पे कितना टाइम लगेगा 10 raised to the power minus 10 सेकेंड। मीन्स इलेक्ट्रॉन एमिटिंग 10 raised to the power minus 10 सेकेंड। हमारे लिए तो 1 सेकेंड का तो फिर भी हम डिटेक्ट कर सकते कि चलो ठीक है 1/10 का भी डिटेक्ट कर सकते, बट इससे ज्यादा 1/100, 1/1000, 1/10,000, 1/1 लाख तो ये हम डिटेक्ट नहीं कर सकते और इसलिए ये तो 1/10 की पावर 10 है तो इसको हम कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग फोटोन गिर रहा है उसके साथ ही इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, फोटोन के गिरते ही इलेक्ट्रॉन भाग गया। ठीक है, ये हमारे 4 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के थे। अभी हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, देखो नोट करो। देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट पढ़ो और सॉल्व करने की ट्राई करो। इन्होंने क्या बोला है कि इल्यूमिनेटिंग द सरफेस विद लाइट ऑफ वेवलेंथ, कितने वेवलेंथ है 0.35 माइक्रोमीटर एंड सेकेंड वेवलेंथ कितनी 0.54 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मीन्स यहाँ पे हम बात कर सकते, देखो पहले इसको सॉल्व करवा देते हो। वेवलेंथ मीन्स अगर मैं बोल दू 35 इंटू 10 raised to the power, माइक्रो का मतलब -6 और डिवाइड बाई 100 बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो वरना हमें पता है कि इसको हम एंगस्ट्रॉम में सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए बस समझो मैं क्यों कर रही हूँ उसका रीजन अभी कैलकुलेशन में पता चलेगा। अगर मैंने 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 100 से नीचे तो कितना है 3500 10 raised to the power minus 10, इसको मैं लिख सकती हूँ 3500 एंगस्ट्रॉम 5400 एंगस्ट्रॉम। नहीं करना ऐसे तो सिंपल इसको ऐसे लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट was found that corresponding maximum velocity of photon have a ratio to find work function of metal। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल का बताओ। देखो इन्होंने क्या बोला है कि जब सरफेस पे λ1 लाइट गिरती है तो उस टाइम पे क्या होगा, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लो v1 वेलोसिटी, और जब उस पे λ2 लाइट गिरती है तो उसकी वेलोसिटी होगी v2। तो इन्होंने ये जो m दिया है ये v1 और v2 का रेशियो दिया है, इज इक्वल टू 2 किसके इक्वल है v1 और v2 का। जैसे वेवलेंथ गिरी इलेक्ट्रॉन निकले उनकी वेलोसिटी v1, जैसे वेवलेंथ गिरी इलेक्ट्रॉन निकले उनकी वेलोसिटी v2। तो ये रेशियो हो गया, मीन्स v1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v2। वर्क फंक्शन बताओ, तो सिंपल कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो यूज करो सबसे पहले तो हाफ m v1 का स्क्वायर मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम समझ लेना है। यहाँ पे एनर्जी फॉल हो रही है hc बाई λ1 माइनस वर्क फंक्शन, फिर हाफ ऑफ सेकंड केस में वेलोसिटी होगी v2 hc बाई λ2 माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, दोनों को कर दो डिवाइड, हाफ m से हाफ m कैंसल, v1 की जगह मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ v2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई v2 का होल स्क्वायर। तो समझ आई इस तरफ। यहाँ पे कितना बचा फिर 4v2 का स्क्वायर नहीं बन गया, 4v2 का स्क्वायर कैंसल आउट,
कितना बचा, सिर्फ 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 इज इक्वल टू दिस टर्म। अब यहाँ पे मैं इसको रब कर दो, नहीं पहले लिख ही देते हैं, चलो 4 डिवाइड बाई 1 HC बाई लैम्डा 1 माइनस 5 नोट और HC बाई लैम्डा 2 माइनस 5 नोट। अब क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो जो समझाने का पॉइंट था वो बस यही था कि इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, इस तरीके से यूज होगा, आगे कैलकुलेशन है, फिर भी थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4C बाई लैम्डा 2 माइनस 4 5 नोट और 1 की इस तरफ HC बाई लैम्डा 1 माइनस वर्क फंक्शन। अब लैम्डा वाली टर्म एक साइड में कर दो और वर्क फंक्शन वाली टर्म एक साइड में कर दो, तो कितनी आएगी 4 HC बाई लैम्डा 2 माइनस HC बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4 वर्क फंक्शन माइनस वर्क फंक्शन। तो देखो HC कॉमन ले लो, 4 बाई लैम्डा 2 माइनस 1 बाई लैम्डा 1 3 वर्क फंक्शन। ठीक है, 3 को नीचे ले आओ, वर्क फंक्शन निकालना ना। अब देखो कितना इजी होगा। अब बताऊंगी कि क्यों मैंने इसको एंगस्ट्रॉम में लिखा है। HC की वैल्यू हमें याद है कितनी होती है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई 3। अब ये 4 डिवाइड बाई लैम्डा 2 कितना है, 5400 एंगस्ट्रॉम माइनस 1 बाई 3500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अब देखो ये एंगस्ट्रॉम को बाहर निकाल दो, बाहर भी एंगस्ट्रॉम है तो इसको कैंसिल कर दो। क्लियर, तो इसीलिए हमने किया कि इसके एंगस्ट्रॉम से हम फॉर्मूले वाला एंगस्ट्रॉम कैंसिल कर दे। ये कैलकुलेशन है, चाहे पहले कर लो या बाद में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें माइक्रोमीटर में सॉल्व करना है करो, ठीक है। बस अब क्या करना है, इसका एलसीएम लो और सॉल्व करो। वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे वर्क फंक्शन आ जाएगा 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कर लोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एज इट इज रखना है, इसको सॉल्व कर लेना बस ये वाले टर्म्स। हो गया न्यूमेरिकल, इजी है। ये जेई के अंदर पूछा हुआ, जेई एडवांस में शायद 2014 का क्वेश्चन है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको देख के एक बार के लिए लगेगा बहुत ही टफ क्वेश्चन है, नहीं होगा, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। दिखने में टफ है वरना इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है कि लाइट को हम डिस्क्राइब करते हैं एक इक्वेशन के थ्रू, जो किसके इक्वल है, E 100 वोल्ट पर मीटर और ब्रैकेट के अंदर है साइन 5 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड ब्रैकेट के बाहर t प्लस साइन 8 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड t। ठीक है, अब कोई भी लाइट फॉल हो रही है जिसकी एनर्जी को हम इस तरह से डिस्क्राइब किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन भी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बताओ कितनी होगी, ट्राई करो क्वेश्चन। ओके, कर लिया होगा ट्राई, तो कुछ बच्चों ने तो निकाल दिया होगा। इजी है, जिसने +1 का सिलेबस किया है तो उसके लिए बहुत इजी है। जिसने +1 को बस निकाल दिए कि किसी तरह निकल जाए तो उसको थोड़ा सा टफ लगेगा। बाकी क्वेश्चन इजी है, उसको देख के टफ लगेगा। तो यहाँ पे देखो, हमें पता है कि हम यहाँ पे जो ये वाला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर +2 में भी पढ़ा है और +1 में भी वेव्स में हमने पढ़ा है कि ये क्या होता है, साइन ओमेगा टी होता है प्लस साइन ओमेगा, ये ओमेगा 1t है, ये ओमेगा 2t है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी हम पढ़ते हैं ना, ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ ओमेगा 2t, ये इसका आगे इनोट वाला फैक्टर है, इनोट वाला फैक्टर हो गया। ठीक है, ये है। अब फ्रीक्वेंसी कितनी यहाँ पे, ओमेगा 1, ओमेगा 1 किसके इक्वल होगा, 2 पाई μ1
यही होगा ना, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई म्यू 1। हमें तो हमारे फॉर्मूले में म्यू होता है, तो यहाँ पे म्यू किसके इक्वल होता है, ओमेगा 1 डिवाइड बाई 2 पाई, एंड ओमेगा 2 बाई 2 पाई किसके इक्वल हो जाएगा, सेकेंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे ओमेगा 1 कितना है, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 डिवाइड बाई 2 पाई, एंड ओमेगा 2 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 डिवाइड बाई 2 पाई। अब यहां से देखो कौन सी फ्रीक्वेंसी लोगे, इन्होंने बोला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इस पे तो फॉल हो रही है सिर्फ 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 और यहाँ पे 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 15, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये वाली μ2 ज्यादा है। अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे उनकी एनर्जी भी तो ज्यादा होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी तो ज्यादा होगी, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी लेंगे हम, ये वाले, इसको छोड़ दो। अगर पूछा होता है ना काइनेटिक एनर्जी बताओ तो हम दोनों के लिए निकाल सकते हैं, बट अभी तो इन्होंने मैक्सिमम बोल दिया, तो जब भी मैक्सिमम पूछ लेना तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ले लो। ठीक है, देखो समझ आ गया, इसको नोट डाउन करो, कर लिया। तो यहां से देखो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, या फिर सिंपल वर्क फंक्शन लिख दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू 2 क्योंकि सेकंड फ्रीक्वेंसी है, तो एच म्यू 2 किसके इक्वल लिखा था हमने, 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 डिवाइड बाई 2 पाई, माइनस वर्क फंक्शन दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो जिसने फर्स्ट लेक्चर सुना हुआ है वहां पे मैंने बताया था कि एच की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में 4.14 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एच की वैल्यू में सिंपल चाहिए तो 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34, और अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इसको याद रख सकते हो ताकि हमारी कैलकुलेशन हो जाए बहुत ही इजी। -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको सॉल्व कर लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज इट इज रखना, जब ये और ये सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद 5.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना बचा यहाँ पे 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर मैं कैलकुलेशन सॉल्व करूंगी खुद से तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, वीडियो एडिटिंग में भी बहुत टाइम लगेगा फिर मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन स्किप कर देती हूँ, तब ना कर लेना ये। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लोगे, न्यूमेरिकल इजी है ना। अब इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ कि ऐसा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे।